हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति एक कक्षा 10 के गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसे इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और इसके जड़ से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति कहते हैं कि गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के भुजाओं की माप और कोणों की माप से संबंधित अध्ययन किया जाता है। गणित त्रिकोणमिति कहलाती है। तो है क्या, जरा देखते हैं। तो जैसे कि कोई त्रिभुज है, खासकर इसको हम समकोण त्रिभुज से लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में अगर ले हम यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से, तो देखें तो एक तो हमारा ये 90 अंश होता है। अब ये सामने वाली भुजा तो मान लीजिए कर्ण कहलाती है, ये हमारी लंब कहलाती है और ये नीचे आधार होता है। तो त्रिभुज की भुजाओं, यह भी भुजा है, यह भी भुजा है। भुजाओं और कोणों से कोणों की माप से संबंधित। तो यह कोण हो गया और यह कोण हो गया। ये समकोण दिखाने के लिए होता है, समकोण में ज्यादा लागू होता है त्रिकोणमिति। तो इस तरह से या तो इस कोण की बात चलेगी या तो इस कोण की बात चलेगी। तो इस तरह से त्रिकोणमिति में ये जो शब्द हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्वाभाविक से एक प्रश्न बनता है कि अगर हम खड़े होकर के किसी, मान लीजिए कि इस समय आम का मौसम है, तो अगर हम आम को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे नेत्र से वहां पे एक दृष्टि रेखा बनेगी। तो वहां से अगर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लिया जाए तो ये ऊंचाई बनेगी। तो जब ये सीधे ऊंचाई बनेगी और हमारी नजर इस तरह से जा रही है, नीचे क्षैतिज रेखा हो जाएगी, तो स्वाभाविक है कि ये आपका समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो उस दशा में भी त्रिकोणमिति लागू होता है। या हम छत से किसी नीचे देखें, छत पर है, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जब छत से नीचे की ओर देखेंगे तो भी अगर देखा जाए तो हमारा जो छत की दीवार है इस तरह से, ये आपका सीधे बनेगी, ये लंब बनेगी। और जो हम देख रहे हैं वहां से इस तरह से, ये हमारा कर्ण का काम करेगा, ये हमारा दृष्टि रेखा होगी। और इस तरह जो होगा बाकी हमारा लंब होगा। तो इस तरह से देखते हैं। या आप कहीं सड़क बन रहा है, तो सड़क पे आप देखते होंगे कि वहां पे लोग लगाते हैं, इस तरह से देखते हैं, कोण नापते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति की सहायता से हम बिना चढ़े पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं। कहीं भी कोई मीनार हो, आप देखेंगे और बता देंगे कितना मीटर ऊंचा है। बस आपके पास वो कोण मापने वाली मशीन होनी चाहिए। उसी मशीन से बस एंगल नाप लेंगे और उसकी दूरी नाप लेंगे, कितना दूर यहाँ से मीनार है और कितना कोण बन रहा है, फिर उसकी ऊंचाई आप खुद निकाल सकते हैं। तो इसका जो यूनान में, इसका ग्रीस में इसका शुरुआत हुआ होगा, तो ये ऊंचाई और के लिए ही उपयोग हुआ होगा। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस पर हम चर्चा करेंगे विधिवत जड़ से। तो एक बार हम जान चुके हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप से संबंधित अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, वो तो परिभाषा हुई। बात आती है इसमें कोण की। तो स्वाभाविक एक कोण भी हमें जानना चाहिए कि कोण है क्या। तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कोण के बारे में। तो हम लोग जनरली रूप से कक्षा 9 में या छोटे कक्षाओं में हमें जान लेते थे कि कोण किसे कहते हैं। तो सीधे से हम लोग बताते थे इस तरह से ज्यामिति में कि एक बिंदु पर दो सरल रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। एक बिंदु पर दो सरल रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, सीधे से। और ये तो ठीक है, ये ज्यामिति बताया जाता था। या कुछ बच्चों को समझ में जब नहीं आता था तो हम उनको बताने के लिए सरल भाषा में, कुछ बच्चों का थोड़ा सा दिमाग सीधे समझ में नहीं आता है, तो उनको ऐसे बताते थे हम लोग कि जा रहे थे रास्ते में, अब पड़ गया मोड़ तो बन गया कोण। तो ऐसे हम लोग समझाते थे, तो बच्चों को जल्दी समझ में आता था। लेकिन बात भी सही है कि एक बिंदु पर दो सररेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, सीधे सी बात है। तो ये अब तो कोण की बात हो गई, जान गए ज्यामिति में। लेकिन त्रिकोणमिति में थोड़ा सा इसका डिफिनीशन अलग है। इसलिए अलग है कि इसमें हम लोग बात करते हैं कोण की, तो इसमें हम परिक्रमी रेखा को लेकर चलते हैं। जैसे बच्चों देखा जाए तो ये मान लीजिए कि ये कोई सरल रेखा है, ठीक, और ये O है और ये आपका X है। और कोई, अब ये OX हमारी प्रारंभिक स्थिति है। अब मान लीजिए कि यह OX जो है ये यहाँ पर आ गई बिंदु। मान लीजिए OX चल करके, X चल करके चलते चलते यहाँ आ गया। मान लीजिए हम A पर आ गया।
और ये आने में इतना इसको घुमाव उत्पन्न करना पड़ा, ये इसका घुमाव हो गया। तो घुमाव जब इतना चला तो इसको प्रारंभिक बिंदु से मिला देंगे, तो ये जो घुमाव है यही, इसे हम कहते हैं कोण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई ओ ए रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति ओ अक्ष से जितना घुमाव उत्पन्न करती है, इसी घुमाव का ही नाम कोण है। तो गौर कर लेते हैं बात यहाँ पर कि अगर देख लेते हैं कि अगर ये हमारे पास ओ अक्ष रेखा प्रारंभिक स्थिति है, तो ये दो कंडीशन हो सकता है। या तो ओ अक्ष रेखा ऊपर की ओर जाए और चलते चलते मान लीजिए यहाँ आ जाए, ये आपका ए हो गया। अब इसे मिला दीजिए, तो ये हमारा घुमाव है, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, इस तरह से देखें, ये हमारा कोण है, ये घुमाव है, इसे हम कोण कहते हैं। तो इस दशा में अगर ओ अक्ष के ऊपर से चले, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चले, तो ये जो कोण बन रहे हैं ये हमारे धनात्मक कोण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? धनात्मक कोण बन जाते हैं। और गौर करें, अगर यही हमारी ओ अक्ष रेखा है, इस तरह से ये हमारी ओ अक्ष रेखा है, और ये अब ये अक्ष जो है ऊपर की ओर न चलकर, घड़ी के विपरीत दिशा में न चलकर, ऐसे न चल करके ऐसे चले, घड़ी की दिशा में चले, तो मान लीजिए कि चलते 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 हम यहाँ आ गए, मान लीजिए ए यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आ गया चल करके, यहाँ आ गया चल करके, अब इसको मिलान कर लीजिए, तो इतना जो घुमाव उत्पन्न किया है, ये घुमाव उत्पन्न किया तो घड़ी की दिशा में नीचे की ओर गया, इस तरह से है। तो ये जो घुमाव बना, तो यह भी कोण बना, लेकिन चूंकि नीचे की ओर गति किया है इसलिए ऋणात्मक कोण हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक। बच्चों समझ लीजिए ध्यान से, ये छोटे छोटे चीजें हैं। सीधे त्रिकोणमिति की परिभाषा जानकर सीधे सवाल लगाएंगे, सूत्र जानेंगे तो नहीं मजा आएगा, जानना भी चाहिए कोण के बारे में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जरूरी था इसको बताना। पढ़ने को तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जानना चाहिए हमें। तो बात करते हैं इस तरह से, तो अब तक समझ में आ गया होगा कि ओ अक्ष अगर रेखा है, इसके ऊपर अगर घुमाव चलेगी, घड़ी के दिशा विपरीत दिशा में चलेगी, तो जो कोण बनेगा ऊपर की ओर बनेगा, तो ये धनात्मक कोण होगा। और यही जब परिक्रम रेखा जब नीचे की ओर चलेगी और जो घुमाव उत्पन्न होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक कोण होगा। यानी हम कन्फर्म हो गए कि कोण तो परिभाषा भी हो गई। देख लेते हैं कि जब कोई सरल रेखा OA अपनी प्रारंभिक स्थिति O अक्ष से O तक जाने में जितना घुमाव उत्पन्न करती है, कोण कहलाता है। और कोण कहलाता है तो ठीक है, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कोण AOX कोण है। कैसे कोण है? यहाँ से देखिए, ये O से लेकर A से लेकर के O से लेकर के X से लेकर, ये जो बीच में जो दिखा रहा है यही आपका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। इसको थीटा से कोई दिखा लेता है, तो फिर कोई अल्फा से, कोई गामा से, फाई से, साइंस, जो भी दिखा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो संकेत के लिए दिखा लेते हैं। और यह भी हम जान चुके हैं कि अब कोण कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक कोण और दूसरा ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण कब कहेंगे? जब कोई परिक्रमा रेखा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगी, ऐसे वामावर्त में घूमेगी, घड़ी के विपरीत। जो घड़ी चलती है, दीवार घड़ी आप देखे होंगे, तो घड़ी जैसे ऐसे चलती है ना, तो आप ऐसे उल्टा चलेंगे। जब घड़ी की उल्टा दिशा में जब चलेंगे तो धनात्मक कोण कहलाता है, और घड़ी के जब दिशा में घूमेंगे इस तरह से, तो कोण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कोण का ये कोण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कोण तो हो ही गया, अब पढ़ेंगे कोण के प्रकार। तो कोण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन? आगे देखते हैं। तो अब हम कोण को जान लिए। मैंने कहा था कि कोण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण और एक ऋणात्मक कोण। लेकिन बच्चों में कह रहे थे कि पहले कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एकदम, और इतना ढंग से बताऊंगा कि आपको कोण की समस्या खत्म हो जाएगी, बढ़िया से समझ में आ जाएगा कोण। इसके लिए हम बताते हैं इससे आपको, ठीक है? देखते हैं कैसे। इस तरह देख लो बच्चों, ये आपका इस तरह से देखो, ये हमारा रेखा है OX है। अब ये OX में से आपकी एक रेखा ऐसे निकल के जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो बच्चों इस तरह जो कोण बन गया, इसे ही कहते हैं हम लोग धनात्मक कोण। ये धनात्मक कोण है। अब त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है, या बढ़ते बढ़ते जब जाएगा इस तरह से, जब यही 90 डिग्री बन जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा, तो इसी 90 अंश का हमें त्रिकोणमिति में अध्ययन करना है। तो अब तक जाना आपने कैसा कोण था? धनात्मक कोण। ये धनात्मक कोण। अब ऋणात्मक कोण क्या होगा, इसको गौर करते हैं। यही हमारी रेखा इस समय इस अवस्था में OX अवस्था में है। अब ये OX अवस्था से अभी नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे करके ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो घड़ी की दिशा में जब घूम रहा है तो ये हो गया आपका ऋणात्मक कोण। कैसा हो गया? ऋणात्मक कोण। तो ऊपर चलेगा,
मतलब घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं हम लोग हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, घड़ी के विपरीत दिशा में चले तो धनात्मक, और क्लॉकवाइज चले मतलब घड़ी के दिशा में अगर चले तो कोण ऋणात्मक। अब तो कन्फर्म हो गया होगा। तो कोण के बारे में थी, वही बता रहा था। तो वही कहेंगे कि जब OX रेखा, इसे भी कहते हैं हम लोग, गौर करिएगा, नोट्स आप बना सकते हैं बढ़िया से, कि जब OX रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से घड़ी की दिशा में घूमती है तो इस प्रकार बने कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। आते हैं ऋणात्मक कोण के बारे में, सेम वही, थोड़ा सा परिवर्तन। जब OA रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से घड़ी की दिशा में घूमती है तो इस प्रकार बने कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। अब ऋणात्मक कोण जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है, या धनात्मक कोण इतना इंपॉर्टेंट है, यानी बार बार कोण की बात आ रही है तो कोण इंपॉर्टेंट हुआ। तो अब एक कोण अगर है तो कोण को मापने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो त्रिकोणमिति में सभी कोणों को अंश में ही व्यक्त किया जाता है, प्रायः अंश में ही हर काम करते हैं। लेकिन हमें विशेष जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए कि कोण को मापा जाता है। तो कोण को जो मापने के 3 पद्धतियां बनाई गई। अब 3 पद्धतियों में जो पहली पद्धति आपकी है वो आपकी आती है खष्टिक पद्धति, षष्टिक पद्धति कुछ बच्चे कहते हैं। दूसरी आती है आपको वृत्तीय पद्धति, और तीसरी आती है सतिक पद्धति। तो जानना तो चाहिए, भले हाई स्कूल के कोर्स में आपको 2 ही हो, अलग बात है। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए और पूरा इत्मीनान रखिए। इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि त्रिकोणमिति से थोड़ा भी डर नहीं लगेगा, इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, आपको जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इस केस में। आप आगे कोण को मापने की पद्धतियां, अब तो समझ में आ गया होगा ये 2 चीज। अब आते हैं हम लोग हैं कोण को मापने की पद्धतियां। अब तो समकोण भी समझ में आ गया होगा कि कोण के घुमाव पर डिपेंड करता है, तो इस तरह से हम जान ही चुके होंगे। तो अब आते हैं हम लोग कोण, जब कोण को मापने की पद्धतियां, कोण को मापने की पद्धतियां कितनी पद्धतियां हैं? तो इसको 3 पद्धतियां होती हैं। पहली खष्टिक पद्धति, दूसरी वृत्तीय पद्धति, और तीसरी है सतिक पद्धति। सतिक पद्धति जानना चाहिए हमें। अब एक खष्टिक पद्धति क्या है तो गौर करेंगे, अभी हमने पढ़ा, आपको बताया, समझ लेते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कितना का है ये? मेरा पूरा क्या है? समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। अब ये समकोण त्रिभुज पे लागू होती है खष्टिक पद्धति। ये है क्या, गौर करेंगे तो किसी समकोण त्रिभुज को, मतलब 90 अंश वाले को 90 बराबर भागों में बांटा जाएगा। कई भाग में? 90 बराबर भाग। इसी कोण को देख लीजिए, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक ये 90 अंश का है। कई भाग में बांटना है? 90 भाग में। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, ऐसे करते 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 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो एक भाग आएगा, छोटा सा जो टुकड़ा आएगा, जो एक भाग आएगा, उसी भाग को हम कहते हैं एक अंश। यानी 90 अंश को 90 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए, और जो एक हिस्सा आएगा उसी का नाम है एक अंश। यानी हम कह सकते हैं कि एक समकोण को कहते हैं 90 अंश। अब इस एक अंश आ गया, 90 भागों में तोड़ दिया, तो अब एक अंश को अब 60 भागों में तोड़ेंगे, छोटे 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 छोटे। मान लीजिए कि हमारा एक अंश है, अब तो समझना ही है,
मान लीजिए कि हमारा कल्पना करते हैं कि एक अंश है, अब इसको 60 टुकड़ों में तोड़ेंगे, छोटे 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 ऐसे ऐसे हम 60 टुकड़ों में तोड़ देंगे। और जब 60 टुकड़ों में इसे तोड़ देंगे तो जो एक छोटा सा हिस्सा जो बचेगा, छोटा वाला एक हिस्सा वाला, यही कहलाएगा मिनट। तो एक अंश बराबर 60 मिनट, 60 मिनट आएगा। हाँ, संकेत में दिखाना है तो ऐसे भी दिखा लेते हैं, 60 लिख करके ऐसे कर लेते हैं। और हो गया। अभी मान लीजिए कि एक अंश आ गया और इस एक अंश को फिर 60 भागों में छोटे 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 तोड़ देते हैं, छोटे छोटे 60 भागों में। तो जो वो एक भाग जो कहलाएगा वो 1 सेकेंड कहलाएगा, सॉरी हाँ 1 सेकेंड कहलाएगा। तो 60 मिनट हो गया। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 ऐसे डबल डैश से दिखाते हैं, ऐसे डबल डैश से। तो अब तक जान चुके होंगे कि खष्टिक पद्धति क्या है। हम सरल भाषा में अगर कहें तो खष्टिक पद्धति में कोणों को अंश में, मिनट में तथा सेकेंड में मापा जाता है। बस इतना ही। अब ये जान चुके हम लोग हैं विधिवत। तो अब आते हैं वृत्तीय पद्धति पर। वृत्तीय पद्धति क्या है? ये वृत्त के लिए लागू होती है, वृत्तीय मार्ग पर लागू होती है, ये समकोण पर लागू होती है। तो खष्टिक पद्धति समकोण पर और वृत्तीय पद्धति वृत्त पर। कैसे, गौर करते हैं बच्चों वृत्तीय पद्धति के बारे में। इस पर हम आते हैं। इस पर आने के लिए देखते हैं कि ये किसी त्रिज्या का माप का एक वृत्त है। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। केंद्र से अगर देखा जाए तो हमारी ये 10 सेंटीमीटर की रेखा है। कितनी की? 10 सेंटीमीटर की। ये केंद्र है तो ओ कह दिया, इसको ए कह दिया। और 10 सेंटीमीटर की अगर त्रिज्या है तो यहाँ से आप 10 सेमी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पर आ गए। मान लीजिए कि आपने जो दूरी तय की है ए है, ए से चला आपने बी पर, देखा प्रारंभ यहाँ है अंतिम यहाँ है। अब ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो एक कोण जो बन रहा है वही कोण कहलाता है 1 रेडियन। क्या कहलाता है? 1 रेडियन। यानी कह सकते हैं कि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप की लंबाई द्वारा, चाप की माप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है वह क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। किसी वृत्त में जितनी बड़ी त्रिज्या हो, उतने बड़ा चाप हो, और इनके द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। ठीक है, रेडियन को हम ऐसे दिखा देते हैं। खैर चलिए, तो समझ में आ गया होगा कि आपका वृत्तीय पद्धति क्या है। तो किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। और आगे बताएंगे कि इन दोनों में संबंध भी होता है, लेकिन और भी जान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग परिचय के लिए, दोनों हो गया हमारा। अब ये तो हो गया। अब सटीक पद्धति का ज्यादा तो जिक्र नहीं होता है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन हमें जानना चाहिए। और हमको लगता है कि इसका जिक्र इसलिए नहीं होता है कि हो सकता है आज के विद्वान इससे संतुष्ट नहीं हो, लेकिन जानना चाहिए। इसमें बताया गया है कि एक समकोण को, ये समकोण हो गया, अब इसको सटीक का मतलब होता है 100, ऐसे समझ लेते हैं। सटीक का मतलब 100, सटीक कह देंगे। चलो सचिन शतक लगा दिए या युवराज सिंह शतक लगा दिए, तो शतक मतलब वही है, 100 आपका सटीक है। तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में तोड़ा गया, 1 भाग 2 भाग करके ऐसे करके 100 भागों में तोड़ा गया। तो 100 भागों में जब तोड़ा गया तो जो एक भाग आया उसे हम लोग 100 ग्रेड कहते थे। इसमें कोण को दिखाने के लिए ग्रेड का प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रेड का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें है कि एक समकोण बराबर हो जाता है आपका 100 ग्रेड। तो सटीक पद्धति का मतलब बता दिया मैंने कि 100। तो एक समकोण को 60 बराबर, सॉरी, एक समकोण को, ये आपका समकोण है, 100 बराबर भागों में तोड़ दिया गया, 100 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो ये एक जो टुकड़ा आया था वह ग्रेड कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक
समकोण, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, कितना 100 ग्रेड जिस दिखाते हैं, और एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, 100 मिनट, और एक मिनट बराबर 100 सेकेंड। अभी बताइए कोई मानेगा? एक मिनट में 100 सेकेंड होता है? नहीं। हम लोग आज मानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, और इस पत्ती के हिसाब से एक मिनट में बता रहा है 100 सेकेंड। तो यह उचित नहीं है। प्राचीन काल में शुरुआत किया हो गया, शोधन हो गया होगा, और इसका जिक्र नहीं होता है। फिर भी थोड़ा सा बताना पड़ा। ये विशेष नहीं है, लेकिन बता दिया हमने, ठीक है। ये दो पत्तियां आपके लिए लागू होती हैं, और दोनों पत्तियों में एक विशेष संबंध भी होता तीनों में, लेकिन मैंने कहा कि इसका जिक्र नहीं करेंगे, हम दोनों का ही जिक्र करेंगे, खष्टिक पत्ती और वृत्तीय पत्ती में। तो आज गौर करते हैं इस पर आगे। तो ध्यान देते हैं, आते हम लोग हैं वृत्तीय पद्धति। थोड़ा सा इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति में आता है वृत्तीय माप होती है। वृत्तीय माप ये होती क्या है, जानेंगे इसको। वृत्तीय माप, वृत्तीय माप क्या होती है। अब आती है बात एक वृत्त की। तो मान लीजिए कि हमारा वृत्त है, ये त्रिज्या हमारी हो गई ओ से लेके, ये हमारी त्रिज्या मान लीजिए आर है, ठीक है। और जितना बड़ा त्रिज्या है और उतने बड़ा ये चाप है, ऐसे यहां से यहां तक ये चाप हो गई, ये चाप की लंबाई हो गई हमारी, ये आर हो गई, ठीक। और यहाँ पर जितनी बड़ी त्रिज्या उतना बड़ा चाप, और जो कोण बन गया हमारा हो गया एक रेडियन, ठीक है। तो कहते ही हम आता था वृत्तीय माप, इसी का नाम है, इसका नाम, ये जो कोण पर, जो केंद्र पर जो कोण बना है, यह वृत्तीय माप है। तो याद रहे कि वृत्तीय माप नापते समय त्रिज्या की बात चलती है, और ये आपका चाप, ये चाप की बात चलती है, ये वृत्तीय माप होता है। यानी हम बन गया, परिभाषा आपका सूत्र बन जाएगा वृत्तीय माप बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई। याद रहे बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न, इस पर भी आते रहते हैं हमेशा, इस सूत्र पर काफी सवाल पूछा जाता है। तो वृत्तीय माप बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई। तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक है वृत्तीय माप यानी कोण की बात है, दूसरा है चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई। तीन राशियों में से दो राशि देगा और एक राशि हमेशा पूछेगा। कैसे? मान लीजिए कि आपको दे रहा है, एक पर मैं एग्जाम्पल बना दे रहा हूं, इस पर कैसे गौर करेंगे। पहला एग्जाम्पल बना रहा हूं कि मान लीजिए कह देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है। क्या है? एक त्रिज्या है और एक चाप की लंबाई मान लीजिए कितना है, 25 सेंटीमीटर है, जो भी हो। अब लंबाई दोनों को दे दिया, पता है कि इसका वृत्तीय माप कितना होगा। तो वृत्तीय माप कितना होगा, तो वृत्तीय माप अगर आपसे पूछा जाएगा, वृत्तीय माप आपसे पूछ दिया क्या, तो वृत्तीय माप होगा क्या, तो कैसे निकालेंगे। तो हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वही पुराना सूत्र ही हमारा है कि वृत्तीय माप बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई। चाप आपको दिया है 25 और त्रिज्या दिया हुआ है 10, काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो आ जाएगा हमारा 5/2 रेडियन। कितना जाएगा, 2 रेडियन। तो इस तरह से जो केंद्र का जो कोण मापते हैं वो रेडियन में मापते हैं, ठीक है। तो हमारा रेडियन में आ गया, इस तरह से लगा सकते हैं। या अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर पूछे, यही चीजें हैं, हमें जानना चाहिए। सवाल विकल्प के रूप में बहुत ज्यादा पूछता है परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में। अगर एग्जाम्पल में क्या कर देगा, एक वृत्त में त्रिज्या की लंबाई बताइए, त्रिज्या की लंबाई बताइए जिसकी वृत्तीय माप का देगा कि 5 पाई है
और चाप की जो लंबाई है मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर है। आप देखिए त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, वृत्तीय माप दे दिया है, वृत्तीय माप आपको दे दिया है और आपसे चाप की लंबाई भी दे दिया है, चाप दिया है, वृत्तीय माप दिया है और त्रिज्या पूछा है। मैंने कहा था तो कैसे लगाएंगे, फिर भी वही फार्मूला लगेगा। तो जब इसको हल करेंगे तो वही लिखेंगे, वृत्तीय माप बराबर वही है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या कर दीजिएगा। तो वृत्तीय माप आपको पता है 5 पाई, चाप की लंबाई आपको दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको पूछ रहा है, बटे में 1 होता है मान लेते हैं, तिर्य गुणा कर देते हैं। तिर्य गुणा का मतलब यह है कि आप जो है कि 5 पाई का गुणा हम आर में कर देंगे। तो 5 पाई का गुणा आर में करेंगे तो गिनती 5 है और ये पाई और आर जो है कि हमारी चर राशियां हैं तो साथे रहेंगी, पाई गुणते आर बराबर, और 1 का गुणा करेंगे 25 में तो 25 ही आएगा। इसके बाद आपको केवल आर पूछा है तो आप 25 बटे के कौन जाएगा 5 पाई जाएगा, कौन जाएगा 5 पाई, तो 5 पाँचे 25, कितना आ गया 5 बटे के पाई, सेम ही आ गया आपका। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, या पाई का मान 22/7 रख के काट दीजिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे वृत्तीय पद्धति, और ये हमारा जो है खष्टिक पद्धति में एक संबंध होता है, इनमें एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को आगे जानते हैं। ठीक है, खष्टिक पद्धति तथा वृत्तीय पद्धति में संबंध, विशेष संबंध है बच्चों। तो पहले हमेशा इत्मीनान रखिए, ये जरूर आएगा, इत्मीनान से पढ़ेंगे और विधिवत पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का जितना भी कोर्स है कंप्लीट कोर्स बताएंगे, छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ाएंगे। इत्मीनान से पढ़िए, आप धीरज के साथ पढ़िए। तो खष्टिक पद्धति तथा वृत्तीय पद्धति में संबंध, क्या संबंध है? एक अच्छा ट्रिक है कि हम लोग जब खष्टिक पद्धति पढ़े थे तो इसमें अंश था और वृत्तीय पद्धति में आया था पाई, इसलिए इतना अच्छा ट्रिक बन जाता है। अब इतना जानो बस कि पाई बराबर 180, ये गजब का ट्रिक है, पाई बराबर 180। और वैसे अगर भ्रम हो जाए कि सर जी ये कैसे होगा, तो सीधा तरीका है इसको याद रखने का कि हम लोग ये कोई रेखा ऐसे पाई खींच देता है तो पूछता है कौन सा कोण बनेगा, ये तो हमने रेखा पाई खींच दिया, ये रेखा कैसी खींच दिया, एक पाई रेखा खींच दिया, पाई खींच दिया, और पाई पे कितने का बनता है कोण 180, यानी हम कह सकते हैं कि पाई बराबर 180। ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, याद रखने का, परीक्षा में भ्रम हो जाए तो किससे पूछेंगे, किसी को कलम पूछेंगे तब। अब याद रखिए, अपना तरीका अपने पास होना चाहिए। खैर चलिए, तो पाई बराबर होता है 180 अंश। बच्चों एकदम सटीक है, ये वाला हमारा रेडियन है, ये वाला क्या है रेडियन है, और इस पर जो अंश लगा है तो समझ जाइएगा कि आपका खष्टिक है। अंश वाला होता है खष्टिक और पाई वाला क्या होता है रेडियन, तो ये रेडियन हो गया, ये हो गया अंश। अब हम ये देखते हैं कि इसमें भी बच्चों हर चीज में 1 का गुणा होता है, और आप जब 1 का इसमें गुणा होता है और यहां भी तो 1 का गुणा है, तो अगर हम चाहें, रेडियन है तो क्या करेंगे, अब हम रेडियन को पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर 1 अपने जगह पर रहेगा। ठीक है, तो 180 बटे कौन जाएगा, पाई चला जाएगा। तो पाई चला जाएगा तो किसके पास गया, अंश के पास गया है, इसलिए जब अंश के पास ये पाई गया है तो ये पूरा अंश हो गया। ये क्या बच गया, रेडियन अपने जगह पर है रेडियन, तो ये अंश के पास चला गया, तो इसलिए ये हो गया हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। इसको बोलते हैं अंश, क्या बोलेंगे अंश। यानी पूछा जाए कि सवाल इस पर आता है तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई अंश होता है। इस पर सवाल आता है, कैसे आता है वो हम थोड़ा इसके बाद बताएंगे। अब इधर से देख ले, 2 फार्मूला बना लेते हैं तब आगे देखते हैं। या बच्चों देखते हैं, या अब इधर से देखते हैं, ये पाई अपने जगह पर है, पाई अपने जगह पर है, और यहां है आपका 180 गुणते 1 अंश है।
अब हम पाई को रहने देते हैं, अब 180 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो जब 180 का गुणा है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा, बटे चला जाएगा, बटे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो चला जाएगा। इधर बचा क्या आपके पास, ये भी देख लो, तरीका बेस्ट है। तो आपका बचा एक अंश इधर और पाई बटे 80 इधर, 180 इधर, तो एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। मैंने पहले भी कहा था इधर की राशि रेडियन में और इधर की राशि अंश में, तो चूंकि अंश रेडियन में आया है तो इसलिए हो गया आपका रेडियन। क्या हो गया, रेडियन। तो आपसे पूछा जाए कि एक रेडियन में 180 बटे पाई अंश और एक अंश में पाई बटा 180 रेडियन। अब ये दोनों फार्मूलों पर खूब सवाल आता है। कैसे सवाल आएगा देखते हैं। सवाल इस तरह आएगा, ये मेन फार्मूला यहीं से दोनों बना, इसलिए बस इतना याद रखिए। अब भूलने का तो कोई चांस है नहीं है कि भूले कभी। एग्जाम्पल कैसे पूछेगा, एग्जाम्पल आपसे पूछ देगा कि 30 अंश को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। लो करा 30 अंश को रेडियन में बदलो, तो याद रहे सीधा सीधा रेडियन में बदलो। यही इंपॉर्टेंट, जो चीज पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो रेडियन में बदलना है, तो इसके पहले मैंने फार्मूला बताया था रेडियन वाला, तो क्या सूत्र था, सीधा सीधा पता था कि एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश। रेडियन बदलना है, सॉरी हमें रेडियन में पहुंचाना है। किसे पहुंचाना है, रेडियन में। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है, मगर दिया क्या है, अंश दिया है, तो जो देता है उसी का सहारा लेते हैं। तो अंश में दिया है तो अंश से सहारा लेंगे। कैसे, एक अंश बराबर पाई, मैंने कहा ना अंश वाला ये है, तो ये पक्षांतर हो जाएगा। चलिए, तो एक अंश 180 चला जाएगा पाई के बटे में, तो एक अंश बराबर पाई बटे 180 कौन चीज, रेडियन। क्या जाएगा, रेडियन। इसलिए का अंश है, 30 अंश, इसलिए 30 अंश बराबर पाई बटे 180 गुणते कितना, ये गुणते कितना जाएगा 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक्का 18, तो 30 अंश बराबर पाई बटा के 6 कौन चीज, रेडियन। ये जाएगा आपका रेडियन। तो हमें कह रहे थे कि 30 अंश में कितना रेडियन, तो 30 अंश में पाई बटे 6 रेडियन होता है। अच्छा गौर करेंगे, तो हम अंश को रेडियन में बदल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर दूसरा यहाँ पूछे, अगर यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, आप देखिए उलट दे रहा है इसी को, इसको गौर करिएगा। पाई बटे 6 रेडियन को अंश में बताइए। अब ला पाई बटे 6 रेडियन को अंश में बताइए, तो क्या दिक्कत है, वही सूत्र है। मगर गौर करेंगे कि रेडियन में दे दिया है तो रेडियन वाला फार्मूला लगाएंगे, इसी से जो इसके पहले बनाए थे। कैसे रेडियन वाला फार्मूला हल करेंगे, आप यहाँ पे तो एक सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक, देखिए रेडियन में है, तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई अंश। इसलिए कई रेडियन दिया है, पाई बटे 6 रेडियन बराबर, तो 180 बटे पाई गुणते, दीजिए गुणा पाई बटे के 6। बच्चों देखो पाई से पाई काट दो, 6 तिरी 18, 30 बचा, ये आ गया 30 अंश। तो पाई बटे 6 रेडियन को कितना आता है, 30 अंश आ जाता है। तो इस तरह से हम इनका संबंध जानेंगे तो सवाल लगा लेंगे। ठीक है।